हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किए थे एंशिएंट इंडिया, उसमें हमने पार्ट 4 तक का पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसका रिवीजन करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि हम लोग सोर्सेस पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री के। सोर्सेस में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था सोर्सेस को। आपका सबसे पहला था रीजनल स्क्रिप्ट्स, रीजनल। आपका दूसरा था हिस्टोरिकल। थर्ड था आपका फॉरेन ट्रेवलर्स। और लास्ट पार्ट आपका कौन सा है? एविडेंस। तो दोस्तों, हमने रिलीजन पढ़ लिया, हमने हिस्टोरिकल भी पढ़ लिया और हमने फॉरेन ट्रैवलर भी पढ़ लिया। दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे हम फॉरेन ट्रैवल के बारे में जो हमने पढ़ा है उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फॉरेन ट्रैवलर में हमने सबसे पहले आपसे पहले पूछेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री आप किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री, ये आपका फॉरेन ट्रैवल का पार्ट है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, वो था हेरोडोटस। सेकंड हमने पढ़ा था दोस्तों मेगास्थनीज। कौन दोस्तों? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था दोस्तों? आपका मेगास्थनीज। और वो भारत में आया था। और उसने कौन सी किताब का, उसका क्या नाम था? इंडिका नाम था उसके किताब का। उसने जो बुक लिखा था उस बुक का क्या नाम था दोस्तों? इंडिका। ये दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये दोस्तों मैं अभी जितने भी लोग का लिखा रहा हूँ वो लोग कौन थे? रोमन ट्रैवलर थे। कौन से? ग्रीक यूनानी ट्रैवलर थे, ग्रीक ट्रैवलर थे आपके, ग्रीक ट्रैवलर। ये सब ग्रीक ट्रैवलर से। थर्ड हमने देखा था दोस्तों डायनोफेयस के बारे में। डायनोफेयस के बारे में। ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? अशोक के शासनकाल में आया था। अशोक के शासनकाल में कौन आया था दोस्तों? डायनोफेयस। ये एक कौन था? रोमन यूनानी यात्री था। रोमन यात्री था ये। कौन था दोस्तों? ये रोमन यूनानी यात्री था। फिर दोस्तों हम फोर्थ जो था दोस्तों डायनोमेकस। ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? ये आया था आपका बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में आया था कौन दोस्तों? डायनोमेकस। फिफ्थ और लास्ट हम ग्रीक ट्रैवलर के बारे में। तो फिफ्थ कौन था दोस्तों? आपका फिफ्थ जिसने नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक किसने लिखी थी दोस्तों? पहले नेचुरल हिस्ट्री ये जो बुक है ये किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था आपका टॉलनी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक, टॉलनी। और दोस्तों इस बुक में हमें किसकी जानकारी मिलती है? हमें वनस्पतियों की जानकारी मिलती है। हमें किसकी जानकारी मिलती है? हमें वनस्पतियों की जानकारी मिलती है। हमें मेडिसिन की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। इसमें मेडिसिन की एंड एनिमल्स की जानकारी हमें देखने को मिलती है नेचुरल हिस्ट्री में। तो दोस्तों ये आता आपके कौन? ग्रीक और रोमन ट्रैवलर्स। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे आपके सेकंड आपके जो ट्रैवलर थे वो थे दोस्तों आपके, इसको पहले हम रफ करते फिर हम लोग सेकंड ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जो सेकंड ट्रैवलर आपके थे वो थे अरेबिक ट्रैवलर, जो अरब से आए थे, अरब राज्य से। तो दोस्तों अरब राज्य से आपके आए थे 2 ही राइटर। कौन कौन थे दोस्तों? एक था अल बिरूनी और सेकंड था आपका इब्न बतूता। एक एक करके हम लोग इसका जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग चाइनीज़ ट्रैवलर के ऊपर चलेंगे। तो अल बिरूनी किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? महमूद गजनवी के शासनकाल में। महमूद गजनवी कभी आया था दोस्तों? 712 ईडी में। महमूद गजनवी कौन था? आपका फर्स्ट
मुस्लिम सक्सेसफुल मुस्लिम अटैकर कौन था? महमूद गजनवी। उसका ही स्कॉलर था जो था अल बिरूनी। और उसने कौन सी बुक लिखी थी? बुक नेम, इसका बुक नेम क्या था? इसके किताब का नाम क्या था दोस्तों? दोस्तों इसके किताबे का नाम था किताब उल हिंद। क्या था दोस्तों? किताब उल हिंद। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें दोस्तों? इसमें हमें राजपूतों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमें भारत के त्योहारों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये था अल बिरूनी। सेकंड आपका कौन आया था दोस्तों? इब्न बतूता, जो कि कौन था? मोरक्को का ट्रैवलर था, मोरक्को से आया था, मोरक्को ट्रैवलर। और मोरक्को कहाँ पड़ता है आपका दोस्तों? साउथ अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों। और ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? दिल्ली सल्तनत का राजा था, तुगलक वंश का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने कौन सी बुक लिखी थी? बुक नेम, इसके बुक का नाम क्या था दोस्तों? इसके बुक का नाम था रिहला। इसके बुक का नाम था रिहला। और दोनों की जो बुक थी उसका लैंग्वेज कौन था? अरेबिक लैंग्वेज में दोनों की बुक लिखी गई थी। और इसको क्या बोलते हैं, जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक को इतना ये पसंद आ गया था कि इसे क्या बना दिया गया था? इसे वहाँ का काजी बना दिया गया था, काजी, वहाँ का मेन बना दिया गया था, काजी। तो ये आपके अरेबिक फॉरेन ट्रैवलर के बारे में था। अब दोस्तों हम लोग लास्ट देखेंगे चाइनीज़ ट्रैवलर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एविडेंस के ऊपर। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों आपके जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स में आपके सबसे पहले और मेन कौन थे? सबसे पहले और मेन फाहिन। कौन थे दोस्तों? फाहिन जो थे वो कौन से राजा के टाइम पे आए थे? कौन से राजा के? गुप्त राजा के टाइम। चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे आए थे आपके कौन? फाहिन आए थे। फिर दोस्तों इन्होंने इनकी जो बुक थी वो कौन थी? फौजी नामक बुक इनकी थी। कौन सी बुक थी दोस्तों? फौजी नामक बुक थी। और थर्ड पॉइंट इसमें इंफॉर्मेशन हमें किसकी मिलती है? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है दोस्तों। तो बौद्ध राजा का अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट, बौद्ध राजाओं का अभिलेख किस में मिलता है हमें? फौजी नामक किताब में मिलता है, जो लिखी थी फाहिन ने। और इसमें गुप्ता काम के जो भी जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो भी थी गुप्ता पीरियड के, वो सब भी आपके फौजी नामक बुक में लिखी गई है। सेकंड आपके थे दोस्तों, सेकंड जो थे वो थे सुंग युन और थे कौन? इट्सिंग। तो दोस्तों ये है आपके चाइनीज़ ट्रैवलर। अब हम बढ़ेंगे एविडेंस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों हम लोग एविडेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों एविडेंस, जो आपका एविडेंस है, एविडेंस मैंने बताया था दोस्तों, जो भी आपको जो चीज़ें मिली गई थी उस टाइम पे, जो भी आपके जैसे स्टोन्स मिले गए, स्टोन्स मिले जाते हैं, पिलर्स पे कुछ लिखा, अभिलेख, पिलर्स रिटर्न्स, जो भी अभिलेख है, आपके और क्या क्या मिलते हैं इधर? कॉइन्स मिलते हैं दोस्तों, सिक्के मिलते हैं हमें। तो दोस्तों जो भी हमें चीज़ें मिली गई उस टाइम पे, ये जो एविडेंस है सबसे बड़ा स्तोत्र आपका कौन सा रहता है? एविडेंस मिलना। एविडेंस से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग एविडेंस को दोस्तों कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम लोग एविडेंस के ऊपर बढ़ेंगे। दोस्तों अब आपका थर्ड टॉपिक जो है उसमें हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल एविडेंस। तो दोस्तों आर्कोलॉजिकल एविडेंस
आर्कोलॉजिकल एविडेंस आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड हुआ है आर्कोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं इंस्क्रिप्शन, जिसे हम कहेंगे हिंदी में अभिलेख। सेकंड आपका आता है पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स को हम कहेंगे स्तंभ लेख। और थर्ड आपका आता है कॉइन्स, जिसे हम कहेंगे सिक्के। तो दोस्तों इंस्क्रिप्शन जो होता है अभिलेख, पिलर्स, एडिक्ट्स और कॉइन में, ये आपको पहले हम बताएंगे इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन में आपके समझ लीजिए, इंस्क्रिप्शन आपका जो एक बड़ा से मान लीजिए ये पत्थर है, एक चट्टान है, उसमें कुछ लिखा रहेगा, उस टाइम पे लोगों अपना कुछ लिखा है। तो दोस्तों इसी को जो चट्टान पे लिखा जाता है उसी को हम कहेंगे अभिलेख, जो चट्टान पे लिखा जाता है, जो स्टोन्स पे लिखा जाता है, जो पत्थरों पे लिखा जाता है। तो दोस्तों ये है अभिलेख। अब आप पूछेंगे क्यों हम लोग स्टोन्स पे किसा, तो उस टाइम पे दोस्तों ये जो था, ये इंस्क्रिप्शन अभिलेख वो चलता था स्टोनेज के टाइम पे। तो स्टोनेज के टाइम पे ना हमें पेपर्स नहीं देखने को मिले थे, तो दोस्तों वो लोग अपनी जो भी बातें करते थे वो किस पे लिखते थे, आपके अभिलेख। और दोस्तों एक और चीज़, जो आपके राजा लोग को कोई संदेश भेजना रहता था, या फिर कोई राजा आपका कहीं से जीत के आया, तो वो बड़े से पत्थर पे आपका ये लिख के देता था कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो ये आपकी अभिलेख में देखा जाता है। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हम चट्टानों पे लिखते हैं। अब सेकंड आपका दोस्तों है पिलर एडिक्ट्स दोस्तों होता है आपका स्तंभ। ये मान लीजिए एक स्तंभ है, एक पिलर है, उस पर कुछ लिखा हो, ये है आपका स्तंभ और उस पर कुछ लिखा हो, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों स्तंभ पे लिखा गया कोई चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ लेख। और दोस्तों लास्ट जो आपका है वो कॉइन्स, जिसे सिक्के बोलते हैं। दोस्तों कॉइन्स से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। सबसे पहले हमें कॉइन्स से क्या क्या 3 हमें जानकारियाँ मिलती है। सबसे पहले दोस्तों हमने देखा था कि समुद्रगुप्त के सिक्के हमने देखे थे, उसमें जो समुद्रगुप्त था वो समुद्रगुप्त के चित्र उस पर बनी हुई थी उस सिक्के पे, और उसमें समुद्रगुप्त की इमेज। तो दोस्तों हमें उस टाइम पे पता चलता है कि ये जो सिक्के हैं वो किसके शासनकाल के थे, समुद्रगुप्त के टाइम पे। और उससे हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि उससे पीछे जो कॉइन के जो पीछे था वो वीणा बजाते हुए पाए गए थे। तो हमें दोस्तों ये भी पता चलता है कि जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका था वो था वीणा। तो दोस्तों इससे हमें पहले ये जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी दोस्तों हमें इकोनॉमी के बारे में मिलती है। इकोनॉमी की जानकारी हमें मिलती है। इकोनॉमी की जानकारी कैसे दोस्तों, कि जैसे कि उस टाइम पे वो पहले जो था उस टाइम पे गोल्ड की सिक्के चलते थे, गोल्ड की सिक्के, फिर सिल्वर के सिक्के, ऐसे चलते गए। कोई राज्यों में आपके ब्रॉन्ज के सिक्के चलेंगे। तो ये दोस्तों इससे हमें ये पता चल रहा था जहाँ पे गोल्ड के सिक्के यूज़ होते थे उधर के जो राज्य हैं वहाँ की जो इकोनॉमी है वो हाई रहेगी, जहाँ ब्रॉन्ज यूज़ होगा उधर की इकोनॉमी लो रहेगी। और लास्ट आपको हमें दोस्तों व्यापार के बारे में पता चलता है। दोस्तों व्यापार के बारे में किस प्रकार से पता चलता है कि मान लीजिए दोस्तों कि ये एक ए देश है, ये बी है और ये सी है। दोस्तों जो ए के जो सिक्के हैं वो हमें सी के पास पाए गए, सी के जो सिक्के हैं हमें बी के पास पाए गए, बी के जो सिक्के हमें सी के पास पाए गए, बी के जो सिक्के ए के। तो दोस्तों ऐसे हमें पता चलता था कि जो ये इस जगह के सिक्के यहाँ पाए गए, इधर के सिक्के यहाँ पाए गए। तो इससे दोस्तों हमें पता चलता था कि इन तीनों के बीच, ए बी और सी के बीच में एक व्यापार सा था। दोस्तों इससे हमें कॉइन्स से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इंस्क्रिप्शन अभिलेख के ऊपर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभिलेख इंस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग अभिलेख के बारे में जानेंगे और स्तंभ लेख के बारे में जानेंगे, जो इम्पोर्टेंस आपके अभिलेख हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ बातें याद रखें, इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण जो अभिलेख है। तो सबसे पहले आपका अभिलेख जो था वो था दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख।
जिसे हम हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में हम इसे लिख सकते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि इस टाइम पे आपका किसका शासन था और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानेंगे, हाथी गुफा अभिलेख में क्या हमें चीज़ें मिली। तो दोस्तों हाथी गुफा पे टाइम अभिलेख के टाइम पे, उस टाइम पे जो रूलर थे, जो शासक थे, वो थे कलिंग के राजा खारघेल, कलिंग किंग खारघेल। कौन था दोस्तों? कलिंग राजा खारघेल। ठीक है दोस्तों, तो ये हाथी गुम्फा के शासक थे। और इसमें हमें जानकारी क्या मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है? हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दोस्तों इस टाइम पे हमें फर्स्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया था इसी अभिलेख में। तो लिखेंगे हम दोस्तों फर्स्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष, भारतवर्ष का हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया था हमें इसी से मिला था, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र। तो ये दोस्तों था पहला हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसके शासक थे आपके कलिंग के राजा खारघेल, और इसमें हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, फर्स्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष मिलता है इन्फॉर्मेशन। सेकंड दोस्तों है आपका, सेकंड जो है वो है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। दोस्तों जितने भी अभिलेख हैं उसमें सिर्फ नाम तो यही है, बस अभिलेख वो इंस्क्रिप्शन हम कहेंगे। तो मंदसौर अभिलेख, उस टाइम पे जो राजा थे वो मालवा के नरेश यशवर्मन थे। कौन थे दोस्तों? मालवा किंग यशवर्मन। तो दोस्तों मालवा के नरेश यशवर्मन आपके कौन थे? मंदसौर के, मंदसौर जो थे अभिलेख, वो रूलर कौन थे वहाँ के? मालवा के किंग यशवर्मन। और दोस्तों उस टाइम पे हमें जानकारी मिलती है रेशम बुनकरों की श्रेणी की, सिल्क वेवर्स ऑफ कैटेगरी, सिल्क वेवर्स कैटेगरी। किसकी जानकारी मिलती है हमें दोस्तों? रेशम बुनकरों की श्रेणी, रेशम बुनकरों ये दोस्तों आपका था मंदसौर अभिलेख, जिसके राजा थे, जिससे शासक थे आपके यशवर्मन। और हमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? रेशम बुनकर की श्रेणी की। थर्ड आपके दोस्तों आता है अभिलेख, थर्ड अभिलेख आपके आते हैं ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, जिस ग्वालियर इंस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं इसे, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। जो दोस्तों उस टाइम पे जो राजा थे, जो उस टाइम पे रूलर थे, वो थे प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार किंग भोज। वो थे आपके ग्वालियर इंस्क्रिप्शन के उस टाइम पे शासक थे, प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है दोस्तों, इसमें आप इन्फॉर्मेशन हमें बताया नहीं गया है क्या है। तो दोस्तों आप ग्वालियर इंस्क्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिखा दिया कि एक इंस्क्रिप्शन के ऊपर उस टाइम पे शायद आपको पूछ सकता है कि ग्वालियर अभिलेख के जो राजा थे उस टाइम पे किसका शासक था, तो कौन थे दोस्तों? प्रतिहार किंग भोज का शासक था। फोर्थ आपके जो आते हैं वो है आपके दोस्तों, फोर्थ जो आपका अभिलेख आता है, जो आपका इंस्क्रिप्शंस आता है, इंस्क्रिप्शंस। तो दोस्तों फोर्थ जो आपका इंस्क्रिप्शन वो है भित्री एवं जुनगढ़ अभिलेख, जुनगढ़ अभिलेख आप बोल सकते हैं इसको दोस्तों, जुनगढ़ इंस्क्रिप्शन।
या फिर दोस्तों अभिलेख। दोस्तों उस टाइम पे जो शासक थे वो थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आपके कौन थे दोस्तों? जुंगड़ अभिलेख के शासक कौन थे? स्कंदगुप्त। और दोस्तों हमें किसकी जानकारी मिलती है यहाँ पे? भारत में होने वाले आक्रमणों की जानकारी, भारत में होने वाले हुण आक्रमणों की जानकारी हमें मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? हम लिख सकते हैं इसमें हुण इन्वेंशन ऑफ इंडिया। भारत में होने वाले हुण आक्रमणों की जानकारी हमें किसमें मिलती है? हुण जानकारी मिलती है आपका जुनगढ़ अभिलेख, जिसके शासक थे स्कंदगुप्त। अब लास्ट दोस्तों आपके आते और हम दो और देखेंगे अभिलेख। तो सेकंड अभिलेख आपका जो है वो है दोस्तों आपका, इसे हम लोग रफ करते फिर हम लोग सेकंड अभिलेख भी देखते हैं। उस टाइम पे सेकंड अभिलेख कौन था ये आप देख लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है, हमने कहाँ तक दिया? 6th अभी आएगा आपका जो है वेशनगर गरुड़ स्तंभ। कौन सा स्तंभ? वेशनगर का आपका गरुड़ स्तंभ, जो कि पिलर आप बोल सकते हैं। वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। दोस्तों उस टाइम पे आपके जो शासक थे वो थे होलियोडोरस। और हमें इसमें दोस्तों मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिले गए हैं। किसके प्रमाण मिले हैं हमें दोस्तों? एविडेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द भागवत रिलीजन इन सेंट्रल इंडिया। भागवत रिलीजन इन सेंट्रल इंडिया। दोस्तों हमें वेशनगर अभिलेख में उस टाइम पे जो शासक थे वो थे होलियोडोरस। और हमें क्या मिलता है दोस्तों? जानकारी हमें मिलता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित होने के प्रमाण जो थे कहाँ मिले थे? किधर मिले थे आपके? भागवत धर्म मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश में मिले थे हमें। मध्य प्रदेश। एविडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ भागवत रिलीजन इन सेंट्रल इंडिया, जो कि मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों आपका जो लास्ट अभिलेख है, नहीं सॉरी दोस्तों, आपका जो सेकंड लास्ट अभिलेख है वो है एरन अभिलेख। या फिर आप बोल सकते हैं एरन इंस्क्रिप्शन। दोस्तों एरन अभिलेख के जो शासक थे वो थे भानुगुप्त। और दोस्तों हमें इसमें जानकारी मिलती है फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य। फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ सती। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ सती, जो कि आप कह सकते हैं हिंदी में इसे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, जो कि एरन अभिलेख में मिला गया था। और उस टाइम पे जो शासक थे वो थे भानुगुप्त। तो ये दोस्तों आपका जो सती प्रथा कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था भानुगुप्त के शासनकाल में, गुप्त शासनकाल में आपका शुरू हुआ था। और किसके शासनकाल में? भानुगुप्त के शासनकाल में। दोस्तों लास्ट आपका है अभिलेख, लास्ट अभिलेख है आपका एशिया बोगोजोई अभिलेख। एशिया बोगोजोई अभिलेख। दोस्तों थोड़ा नवरात्रि चल रहा है तो आपका साउंड का प्रॉब्लम होगा, तो इसे दोस्तों इग्नोर कीजिएगा, सॉरी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम कहाँ थे? 8th जो आपका इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, वो है एशिया बोगोजोई अभिलेख
इसके शासक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और दोस्तों इसमें लिखित साक्ष्य हमें क्या प्रमाण मिलता है, वैदिक देवताओं के बारे में, जैसे कि आपके वरुण देव, आपके इंद्र देव, ठीक है। तो हमें मेंशन ऑफ वैदिक गॉड जो थे इंद्र, वरुण के बारे में हमें जानकारी मिलती है इस अभिलेख में, ठीक है दोस्तों। हमने इंस्क्रिप्शन देख लिया, अब हम कॉइन्स एंड अदर्स के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों कॉइन्स एंड अदर्स, इसमें हम देखेंगे सो सबसे ओल्डेस्ट कॉइन था, ओल्डेस्ट कॉइन, आपका जो सबसे पुराना जो कॉइन था उसका नाम था आपका दोस्तों आहत कॉइन, आहत सिक्के। ये आपके क्या है दोस्तों, सबसे पुराने सिक्के हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके सबसे पुराने सिक्के हैं और हमें इस पे दोस्तों एक पंच मार्क दिखा, एक मार्क दिखा, हमें एक आकृति दिखी हमें इस सिक्के पे। तो ये जो इस पे एक हमें कुछ एक शेप दिखा इस आहत कॉइन पे। दोस्तों ये जो सिक्का था, ये जो सिक्का है वो एक मेड विथ स्टील, एक धातु से बना हुआ था और उस पे हमें दोस्तों एक स्पेशल टाइप का स्टैम्प दिखता है, स्पेशल स्टैम्प। तो दोस्तों जो पंच मार्क है हमने बताया, पंच मार्क में आपका क्या होता है, एक सिक्का है मान लीजिए, उस पर दोस्तों आपकी कोई आकृति बनी होगी, मान लीजिए ये आपकी एक आकृति है, ये आकृति ऐसी बनी होगी, इसमें ना आपका कुछ अभिलेख रहेगा, ना कुछ लिखा रहेगा, ना कोई राइटिंग एविडेंस है, सिर्फ एक चित्र बना रहेगा, तो उसी को ही हम पंच मार्क बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो आहत कॉइन है, एक विशेष प्रकार के धातु, विशेष प्रकार के इसमें स्टैम्प से लगे होते थे। तो आपका ये ओल्डेस्ट कॉइन कौन सा था दोस्तों, आहत कॉइन। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, इसमें कॉइन्स में सेकेंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट रिटन कॉइन्स जो था वो किसके शासनकाल में मिला दोस्तों, हमें यवन शासक में मिला। यवन ग्रीक को हम दोस्तों हिंदी में यवन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट रिटन कॉइन्स, लिखित कॉइन हमें कहाँ मिला दोस्तों, ग्रीक के शासक में मिला, ग्रीक शासनकाल में मिला, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमने बताया था कि हमें ऐसे भी सिक्के मिले जिसमें हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है और हमें उसके पीछे वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त दिखते हैं। तो दोस्तों हमें किसकी जानकारी मिली, हमें समुद्रगुप्त कॉइन्स की जानकारी मिली, समुद्रगुप्त कॉइन प्लेइंग द वीणा, प्लेइंग द वीणा गिव्स एविडेंस, हमें किसकी जानकारी देते हैं इसको दोस्तों, गिव एविडेंस टू लव म्यूजिक। दोस्तों हमें मिला समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उसमें हमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखे गए, जिसमें हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत के प्रेमी थे। तो ये आपका समुद्रगुप्त के बारे में है। और दोस्तों हमें फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि रोमन जो थे आपके रोमन्स कॉइन्स आपके जो थे वो हमें कहाँ मिले गए, आर्केमेडू में, जो कि पौंडीचेरी में है। तो रोमन कॉइन्स जो है, रोमन कॉइन्स रिसीव फ्रॉम आर्केमेडू नियर पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके कॉइन्स के बारे में। एक बार हम लोग देख लेते हैं जो आपका ओल्डेस्ट कॉइन है वो कौन सा था दोस्तों, आहत कॉइन्स। हमें इस पे एक स्पेशल टाइप का स्टैम्प मिलता है और उस स्टैम्प को हम बोलते थे पंच मार्क कॉइन्स। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोस्तों, फर्स्ट जो रिटर्न कॉइन्स है, पहला लिखित सिक्का हमें ग्रीक शासनकाल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब जो थर्ड पॉइंट है
उसमें हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के सिक्के मिलते हैं, उसमें हमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखे गए। तो इससे हमें पता चलता है, इससे हमें एक प्रमाण मिलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत के प्रेमी थे। और जो फोर्थ पॉइंट है आपका दोस्तों, उसमें रोमन के सिक्के हमें आर्किमेडू जो कि पुडुचेरी में है वो वहाँ पाए गए। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, इससे हमें व्यापार की जानकारी मिलती है कि जो रोमन का जो व्यापार था वो उस टाइम पे किससे था, आर्किमेडू जो कि पुडुचेरी में है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे जो इंडिया में जो कि भारत में आपका व्यापार था, भारत में जो व्यापार आपका चलता था वो हम देखेंगे कि भारत में आपका उस टाइम पे किससे व्यापार था। पता चलता है इंडिया रिलेशन विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। दोस्तों हमें सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा जो कि आपका उस टाइम पे था, बर्मा को हम कहते थे उस टाइम पे स्वर्ण भूमि, वर्तमान में आपका क्या है, म्यांमार। सबसे पहला जो हमें एक सिक्का मिला वो कहाँ मिला दोस्तों, हमें जो सबसे पहला हमें सिक्का मिला वो मिला बर्मा में, जो कि प्रेजेंट टाइम में म्यांमार है, म्यांमार। उस टाइम पे दोस्तों इसे कहते थे स्वर्ण भूमि। तो हमें दोस्तों इंडिया का रिलेशन हमें पता चला कि जो था म्यांमार से भी था, बर्मा से भी था, इससे हमें एक और जानकारी मिलती है कि दोस्तों उस टाइम पे म्यांमार को हम स्वर्ण भूमि भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो सेकंड आपका रिलेशन था इंडिया का वो था माल्या में था, जो कि हम इसे उस टाइम पे स्वर्णद्वीप कहते थे, स्वर्णद्वीप। और हमें दोस्तों जावा का मिला, जावा देश, जिसे उस टाइम पे यवद्वीप कहा जाता था। ये तो हमें दोस्तों ये 3 देश हमें कॉइन्स पे हमें भारत के कॉइन्स हमें इन 3 देशों में मिले, जिससे हमें ये पता चलता था कि ये तीनों देशों के जो व्यापार थे भारत से अच्छे थे, हमें भारत से व्यापार करते थे ये तीनों देश। और हमें ये भी पता चला कि जो उस टाइम पे बर्मा जो कि म्यांमार है उसे हम स्वर्ण भूमि कहते थे, जो माल्या है जो कि आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है उसे स्वर्णद्वीप कहते थे, और एक था दोस्तों एक जावा करके देश जो कि उस टाइम पे हम यवद्वीप कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें कॉइन्स की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये है आपकी कॉइन्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो था हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने सोर्सेस के ऊपर चालू किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर आपका, जो कि सेकंड चैप्टर है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम लोग प्रागैतिक ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से हमें जानकारी मिलती है कि हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें किसकी जानकारी मिलती है, हमें लेखन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग पे हम प्री हिस्टोरिक को कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंस। ठीक है दोस्तों, तो प्री हिस्टोरिक को एक मिनट दोस्तों मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। प्रागैतिक तो दोस्तों आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो किस पे बेस है, आपके रिटन एविडेंस पे, आपके लेखन के आधार पर बेस है। तो दोस्तों सब हमने 3 पार्ट्स में हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। पेन को क्या हो गया दोस्तों,
रेड पेन से लिखते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, सबसे पहले हम लोग इस पार्ट्स को डिवाइड कर देते। सेकंड आपका आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और लास्ट आपका है दोस्तों हिस्टोरिकल पीरियड। दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, हम इसे प्रागैतिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, हम इसे आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो आपका हिस्टोरिकल पीरियड है, हम इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हम सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड में दोस्तों हमें कोई भी रिटन एविडेंस, कोई भी लेखन कला नहीं मिली। तो नो रिटन एविडेंस, नो रिटन एविडेंस, हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले। तो दोस्तों ये कब था? जो था स्टोन एज के टाइम पे, स्टोन एज के टाइम पे हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकेंड दोस्तों आपका आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जो कि आपका है आग ऐतिहासिक काल। इसमें दोस्तों हमें रिटन एविडेंस तो मिले, लेकिन वो क्या थे? अनरीडेबल थे, अनरीडेबल रिटन एविडेंस। दोस्तों ये जो थे आपके लेखन थे, परंतु आपके लिखे तो गए थे, लेकिन ये हम पढ़ नहीं सकते थे। तो ये थे अनरीडेबल रिटन एविडेंस। और ये हमें किस में देखने को मिलता है दोस्तों? हमें देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दोस्तों हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखित प्रमाण तो मिला, लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है तो ये है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लास्ट आपका दोस्तों है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें हमें रीडेबल रिटन एविडेंस मिला। जो कि क्या मिला हमें दोस्तों? रीडेबल रिटन एविडेंस। ये दोस्तों कब? ये इंडस वैली के बाद, स्टार्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली। दोस्तों जो हिस्टोरिकल पीरियड है, इसमें हमें लिखित और हम इसे समझ पाए, हम इसे पढ़ पाए। तो ये आपका क्या हुआ दोस्तों? हिस्टोरिकल पीरियड। और ये हमें दोस्तों वैदिक काल से आरंभ होता है। वैदिक काल से आपका कब आरंभ होता है? सॉरी दोस्तों, ये गलत लिख दिया। ये स्टार्ट फ्रॉम वैदिक पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है प्री हिस्टोरिक पीरियड। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पीरियड पे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका सेकेंड चैप्टर, जो कि है प्री हिस्टोरिक पीरियड। हम लोग प्री हिस्टोरिक के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका हम प्री हिस्टोरिक पीरियड शुरू करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एविडेंस के बारे में। एविडेंस, जो हमें चीज़ें मिली प्री हिस्टोरिक पीरियड में, कुछ साक्ष्य मिलेगा हमें। साक्ष्य दोस्तों, जो साक्ष्य हमें मिलेगा, सबसे पहले हमें जो मानव की, जो इंसानों की जो एंट्री होती है, वो आपकी कभी होती है 30 से 40 हज़ार साल पहले। 30 से 40 हज़ार साल पहले हमें इंसानों की, मानव की आपकी क्या मिलती है? एविडेंस, हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि जो आपका जो एंट्री ऑफ होमो सेपियन, द एंट्री ऑफ होमो सेपियन ऑकर ऑन द अर्थ दोस्तों जो एंट्री ऑफ होमो सेपियन, हम इंसानों को जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, इंसान को हम लोग बोलते हैं होमो सेपियन। तो जो सबसे पहले हमें
इंसानों का जो एविडेंस मिलता है वो 30 से 40 हज़ार साल पहले मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं दोस्तों, जो पहले इंसान थे वो आपके क्या थे, बंदर थे। फिर थोड़ा विकसित हुआ तो बंदर के साथ साथ उसके अंदर मानव की भी धारणा आई उसके अंदर। उससे हमें क्या मिलता है दोस्तों, बंदर मिलते हैं। तो दोस्तों जो सबसे प्रथम जो था भारत का ओल्डेस्ट ह्यूमन ऐप आप कह सकते हैं, जो कि भारत का प्रथम मानव कपि जो था, उसे हम बोलते हैं आप सेथ गिबोन, जो कि आसाम में पाया जाता है। दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट हम इसे लिख सकते हैं कि इंडियाज़ ओल्डेस्ट ह्यूमन एपी। इंडिया का ओल्डेस्ट ह्यूमन एपी कौन सा था दोस्तों? इंडिया का ओल्डेस्ट ह्यूमन एपी था श्वेत गिबोन, जो कि एक बंदर है दोस्तों। बंदर और इंसान, इसमें दोनों की साइंटिफिक चीज़ें पाई जाती है। तो दोस्तों श्वेत गिबन, जो कि आसाम में पाया जाता है। थर्ड हम देखेंगे दोस्तों कि जो फर्स्ट एविडेंस, आपका जो फर्स्ट साक्ष्य मिला मनुष्य का, वो हमें मिलता है कहाँ पे, नर्मदा वैली, नर्मदा के किनारे मिलता है हमें, नर्मदा घाटी में मिलता है। तो दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है आपका, जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, वो कहाँ मिला हमें दोस्तों, नर्मदा के घाटियों में मिला, नर्मदा वैली में मिला। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, जो पैलियोलिथिक पीरियड है, जो आपका पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि पूर्व पाषाण काल में, उस टाइम पे औजार की खोज सबसे पहले, उस टाइम पे औजार यूज़ होते थे। तो हम इसे लिख सकते हैं पैलियोलिथिक टूल्स डिस्कवर इन इंडिया 1861 में, हमें 1861 में हमें सबसे पहला औजार मिलता है भारत में। और उसे किसने खोजा था दोस्तों, रॉबर्ट फुट ने। किसने खोजा था दोस्तों, रॉबर्ट फुट। फर्स्ट पहला औजार जो था वो किसने खोजा था दोस्तों, रॉबर्ट फुट ने। और वो दोस्तों जो औजार बना था आपका, वो किसका बना था, स्टोन का बना था। किसका बना था दोस्तों, स्टोन का। दोस्तों ये आपका है पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। और हम दोस्तों इसमें भी देखेंगे फर्स्ट पैलियोलिथिक आर्टवर्क। फर्स्ट पैलियोलिथिक आर्टवर्क। दोस्तों फर्स्ट पैलियोलिथिक आर्टवर्क हमें कालकृति जो है वो हमें पुलवर्मा तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तमिलनाडु में हमें पहली पूर्व पाषाण काल की हमें कालकृति देखने मिलती है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट इधर नहीं दोस्तों, आपका इधर हम कोने में लिखते हैं, जो लास्ट तो ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सिक्स्थ पॉइंट आप इसे लिख लीजिए, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सबसे पुरानी जो सिटी है वो आपके कौन सी है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो, जिसे हम माउंट ऑफ टेड भी बोलते हैं, माउंट ऑफ टेड। तो दोस्तों ये है कुछ एविडेंस हमें प्रो हिस्टोरिक पीरियड में देखने को मिली थी। जो सबसे पहला आपका जो मानव के जो एविडेंस पाए गए थे, वो 30 से मानव की जो एंट्री हुई थी वो कभी हुई थी 30 से 40 हज़ार साल पहले। जो और होमोसेपियन, जो कि मानव का ही साइंटिफिक नेम है, इंसान का ही साइंटिफिक नेम है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों कि जो इंडियाज़ ओल्डेस्ट ह्यूमन ऐप, जो कि इंडिया की जो भारत की प्राचीन मानव कपि जो है, उसका नाम क्या था दोस्तों, श्वेत गिबन, जो कि आसाम में पाया जाता है।
ठीक है दोस्तों। और थर्ड पॉइंट हम देखते हैं फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट साक्ष्य जो मिलता है मनुष्य का वो कहाँ मिलता है, नर्मदा की घाटियों में मिलता है, नर्मदा वैली में मिलता है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, जो पूर्व पाषाण काल के जो औजार थे उसकी डिस्कवरी कभी हुई थी दोस्तों, 1861 में। किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट फुट ने। और वो किसके बने थे दोस्तों, पत्थर के बने थे, स्टोन के बने हुए थे। और जो आपका फर्स्ट पैलेलिथिक, फर्स्ट पूर्व पाषाण काल कृति जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, पुलवर्मा तमिलनाडु में। और दोस्तों हम लास्ट पॉइंट जो है इसमें देखते हैं कि जो सबसे पुरानी जो सिटी है, सबसे पुराना शहर आपका भारत में कौन सा है दोस्तों, मोहनजोदारो, जो कि माउंट ऑफ डेड के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों ये है आपके कुछ साक्ष्य। अब हम पढ़ते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो आपका हम सब प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जो कि आप प्री हिस्टोरिक पीरियड। दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका, इसमें हमें कोई भी हमें लिखित प्रमाण नहीं मिला। तो ये कब था, जब स्टोनिश टाइम में हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पाषाण काल कहते हैं। दोस्तों ये जो पाषाण काल है ये आपका 3 पार्ट में विभाजित है, 3 पार्ट्स में आपका बांटा गया है। तो सबसे पहला आपका आता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं पूर्व पाषाण काल। सेकंड आपका आता है दोस्तों मेसोलिथिक पीरियड, जिसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और थर्ड आपका दोस्तों आता है नियोलिथिक पीरियड, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं नव पाषाण काल। तो दोस्तों जो पैलियोलिथिक पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड में हमें दोस्तों क्या मिलता है, ह्यूमंस जो थे, आपके जो मनुष्य थे, वो क्या हुआ करते थे, एक हंटर, एक शिकारी हुआ करते थे। वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। तो ये आपके क्या थे, एक हंटर थे, हंटर गैदरर आप लिख सकते हैं इसे, हंटर गैदरर। और दोस्तों इसी टाइम पे हमें फायर जो कि आग का आविष्कार जो हुआ था वो कभी हुआ था दोस्तों, पूर्व पाषाण काल, जो कि पैलियोलिथिक पीरियड में देखा गया था। मेसोलिथिक पीरियड में हमें इतनी जानकारियाँ नहीं मिलती है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नियोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड में आपकी बहुत सी चीज़ें हुई थी, जैसे कि आपका इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है दोस्तों। जो आपकी ये थी पहियों का आविष्कार, वो भी आपका कभी हुआ था, नियोलिथिक पीरियड में ही हुआ था। सेकंड आपको कृषि की जानकारी, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, दोस्तों जो आपकी क्या बोलते हैं, आपका जो कृषि का आविष्कार भी कभी हुआ दोस्तों, नियोलिथिक पीरियड में हुआ। थर्ड हम देखेंगे दोस्तों, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे स्थायी निवास, जो कि परमानेंट रेजिडेंस। दोस्तों क्या होता था कि जो पैलियोलिथिक पीरियड के लोग थे वो लोग हंटर हुआ करते थे। वो एक जगह रुक के काम नहीं करते थे। वो अपना शिकार ढूंढते ढूंढते बहुत अलग अलग स्थान बदलते रहते थे। लेकिन जो नियोलिथिक पीरियड वाले थे, जो नव पाषाण काल वाले थे, वो अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए। उन्होंने अपना जो था आपका पहिया बनाना शुरू कर दिया, वो एक एग्रीकल्चर बनाना स्टार्ट करे। तो वो एक जगह अपना रुक के, एक जगह स्थान उनका फिक्स एड्रेस हो गया। तो ये नियोलिथिक पीरियड में देखा जाता है। और दोस्तों इसमें पशुपालन, डोमेस्टिकेशन आपका जो स्टार्ट होता है, डोमेस्टिकेशन भी दोस्तों हमें कभी मिलता है, नियोलिथिक पीरियड में। और जो फर्स्ट एनिमल कौन था दोस्तों, आपका डॉग, ठीक है दोस्तों। तो हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में जानकारी मिलती है कि पाषाण काल के जो 3 पार्ट्स पे डिवाइड हुए हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है जो मनुष्य थे वो हंटर्स थे, और फर्स्ट फायर इन्वेंशन हुआ था, आपका आग का आविष्कार हुआ था। नियोलिथिक पीरियड में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमें
हमने पहिए का आविष्कार कर दिया, हमने कृषि का आविष्कार कर दिया, हमने परमानेंट रेसिडेंस, हम एक जगह रुकना शुरू कर दिए, हमने डोमेस्टिकेशन पशुपालन स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों जो फर्स्ट एनिमल था वो था डॉग। देखिए देखिए दोस्तों कैसा होता है कि ये आपका कोई जगह है, ठीक है दोस्तों। हम समझ लीजिए एक पूर्व पाषाण काल में है, पाषाण काल में है। हम भोजन के लिए भटकते रहते थे, हम जानवरों को मारते थे, जानवरों को मार के हम खाते थे। मान लीजिए दोस्तों हमने बहुत सा भोजन ले लिया उस टाइम पे। बहुत सा भोजन लेने के बाद उस टाइम पे कोई फ्रिज तो होता नहीं था, तो हम दोस्तों क्या करते थे, उस जो मांस हम लोग जो लेते थे खाते थे वो हम आधा खा के वहीं फेंक देते थे। तो कुछ भेड़िए या फिर कुत्ते आते थे, वो उसे भी खा लेते थे। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आगे जब हमारा जो पीरियड बढ़ते गया तो कुत्ते समझने लगे कि जो हमें जो भी खाने की सामान मिलेगी हमें किससे मिलेंगे, इंसानों से मिलेंगे। इंसान भी समझने लग गए कि जो कुत्ते हैं वो वफादार होते हैं। तो दोस्तों ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते कहानी आपका न्यूलिथिक पीरियड में हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक छोटा सा जानकारी है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। उसमें हम देखेंगे कि उस टाइम पे लोग आपकी एग्रीकल्चर, जो कि ये तो पेन ही ख़राब हो गया, सॉरी दोस्तों। तो जो आपके जो एग्रीकल्चर थे, आपकी एग्रीकल्चर्स और टूल्स के बारे में हम जानेंगे। जो कृषि और आपकी जो टूल्स है, आपके जो औजार हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों जो सब फर्स्ट जो हम पॉइंट लिखेंगे, इन्वेंशन जो आविष्कार हुआ था, फर्स्ट इन्वेंशन जो इसका एग्रीकल्चर टूल्स का इन्वेंशन कभी हुआ था दोस्तों, न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था। न्यूलिथिक पीरियड में नव पाषाण काल में आपका इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था किसका, एग्रीकल्चर और टूल्स का। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, जो आपकी जो टूल्स थी, जो आपके औजार थे, वो किसके बने होते थे, कॉपर के बने होते थे, ताम्र के बने होते थे। ताम्र के औजार हमें देखने को मिलते हैं नव पाषाण काल में। और दोस्तों जो सबसे पहला जो आपका औजार था वो कौन सा था दोस्तों, एक्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कुल्हाड़ी। एक्स, ठीक है दोस्तों। हमें ये क्या है आपका दोस्तों, ये आपका फर्स्ट टूल है, पहला औजार है। और दोस्तों इसके जो आपके एविडेंस, इसके जो ये जो दोस्तों आपके जो साक्ष्य पाए गए हैं, इसके जो एविडेंस पाए गए हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं दोस्तों, अत्रिमपक्कम में मिलते हैं, अत्रिमपक्कम में मिलते हैं। तो ये दोस्तों आपके टूल्स के बारे में जानकारी थी। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों क्रॉप्स के बारे में। जो फर्स्ट क्रॉप्स आपके जो हैं, फर्स्ट क्रॉप्स जो कि आपके दोस्तों थे वीट एंड बैरली, गेहूं और जौ, ठीक है दोस्तों। इसके जो साक्ष्य मिले हमें, एविडेंस जो मिले, वो हमें मिलते कहाँ है दोस्तों, आपके मेहरगढ़ ज़िले में, जो कि आपका है वेस्टर्न बलूचिस्तान में। हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, साक्ष्य मिलता है किसका, गेहूं और जौ। और जो बलूचिस्तान अभी प्रेजेंट टाइम में आपका कहाँ है दोस्तों, आपका है क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। अदर क्रॉप्स हमें कुछ अन्य क्रॉप हमें देखने को मिले, कुछ अन्य फसल हमें देखने को मिली, जिसमें आपके आते हैं, इधर लिख लेता हूँ मैं, अदर क्रॉप्स में हमने देखा दोस्तों राइस, जो चावल थी, हमें कहाँ मिला दोस्तों, इसके जो एविडेंस हमें मिलते हैं कोहलीवाड़ा में हमें देखने को मिलता है, जो कि आपका दोस्तों है यूपी में, आपके उत्तर प्रदेश में। हमें इसके एविडेंस देखने को मिले, इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये है आपके किसके बारे में, आपके एग्रीकल्चर, आपके कृषि और औजार के बारे में। दोस्तों एक आप नोट लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर हम ये लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक नोट लिख लीजिए, इसे हम रफ करते हैं, फिर हम एक नोट लिखाते हैं, ये आप देख लीजिए दोस्तों।
दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसमें आप कहा गया है इस नोट में दोस्तों इसमें बोला गया है कि तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजेल जो थे, रिजेल नामक, जो कि इंडिया सिविल सर्विस में काम करते थे, वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फर्स्ट पर्सन टू रेशलाइज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन साइंटिफिक बेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में लिखिए। रिजले इज एन फर्स्ट आपके ऑफिसर ऑफ सिविल सर्विस इंडिया, जो कि आपके जो रिजेल हैं वो प्रथम आपके व्यक्ति जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पे वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रेशलाइज द population of India on the basis of scientific basis। ठीक है दोस्तों, तो जो रिजेल थे वो आपके भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजेल जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विविधीकरण किया। तो ये दोस्तों ये आपके नोट है, इसे आप देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है और फिर दोस्तों हम यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपका सेकंड चैप्टर जो था प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो आप दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।